प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में प्यारे बच्चों आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला है, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। यानी भौम जल जो है, ज़मीन के नीचे जो पानी है, वो नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। बिल्कुल सत्य बात है। तो इसके आगे हम सत्य लिख सकते हैं या सही का निशान लगा सकते हैं। आगे है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ज़रूरी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ही करें, शहरी क्षेत्रों को भी जल की समस्या हो सकती है। तो ये यहाँ पर वक्तव्य गलत है। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर सकते हैं। आगे, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। तो ये भी गलत है। क्या हमें नदियों का ही पानी खेतों में जल स्रोत के लिए उपलब्ध है? भौमजल का भी तो हम उपयोग करते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं, असत्य है। वर्षा जल का चरम स्रोत है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इसको हम सही टिक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में है, समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो प्यारे बच्चों, वर्षा का जल विभिन्न स्थानों पर भूमि में रिसकर भौमजल की पुनः पूर्ति करता है। जमीन का पानी हम ट्यूबवेलों से, नलकूपों से बाहर निकालते रहते हैं। उसकी पुनः पूर्ति जो होती है वो किससे होती है? जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भौमजल जमीन में रिसता रहता है और भौमजल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों जैसे नदी और तालाब के माध्यम से भी जल रिस कर खाली जगहों में जमीन के नीचे गहरी दरारों को भर देता है। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंतःसंयंदन कहा जाता है। तो याद रखना है, जमीन में पानी रिसने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? अंतःसंयंदन। अंतःसंयंदन की प्रक्रिया से भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। तो आपसे अगर उस प्रक्रिया का नाम पूछे तो उस प्रक्रिया को आप याद रख सकते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया है? अंतःसंयंदन। जब बारिश होता है तो बारिश होने के बाद पानी जमीन में रिसता है। रिसने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं अंतःसंयंदन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसी गली में 50 घर हैं। किसी गली में 50 घर हैं, इन जिनके लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौमजल स्तर पर इसका दीर्घावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव होगा? 50 घरों के लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल बहुत अधिक हैं। अधिक स्रोत होने के कारण भूजल को अनावश्यक बर्बाद कर सकते हैं। लंबे समय में यहाँ भूजल की कमी हो सकती है। अगर हम अनावश्यक रूप से पानी को बर्बाद करेंगे तो यहाँ पर भूजल की कमी हो सकती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में है, मान लीजिए आपको किसी एक बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो उत्तर होगा, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग बगीचे में पानी के उपयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है। यानी ड्रिप सिस्टम यानी टपका विधि और छिड़काव विधि का प्रयोग करके हम बगीचे में पानी को कम उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। वाष्पीकरण द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए पौधों के जड़ों के पास पानी देना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण जल द्वारा जल को संग्रहित करके बाद में प्रयोग किया जा सकता है। बारिश के पानी को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तो ये हम अपने तरफ से कदम उठा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो निम्नलिखित कारक पानी की कमी के लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 1, बढ़ती आबादी जो विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए पानी की मांग को बढ़ाता है। यानी हमारी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण से पानी की मांग बढ़ रही है। वनों की कटाई ने वन आवरण के एक बड़े हिस्से को हटा दिया है। इससे भूजल को अंतःस्थानांतरित करने की प्राकृतिक क्रिया को विचलित कर दिया है। तीसरा है,
पानी की मांग बढ़ी और भूजल की पुनःपूर्ति कम हो गई। मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल मुख्य रूप से पानी की कमी के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये 3 जो कारण थे जो मैंने आपको बताए, वो भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए 3 उत्तरदायी कारक हैं। तो ये आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, याद करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में है, रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। भूमजल प्राप्त करने के लिए खालिस्तान तथा खालिस्तान का उपयोग होता है। तो हम भूमजल प्राप्त करने के लिए कुओं का और नलकूपों, यहाँ भरा हुआ है देखो, कुओं और नलकूपों का उपयोग कर सकते हैं। जल की 3 अवस्थाएं कौन सी है, ये तो सभी को पता है। ठोस, द्रव और गैस होती है। कौन सी होती है, यहाँ देखो, ठोस, द्रव और गैस। भूमि की जल धारण करने वाली परत को क्या कहते हैं? तो भूमि की जल धारण करने वाली परत जल स्तर कहलाती है। तो यहाँ पर खालिस्तान को भरा हुआ है। भूमि में जल के अंतःस्त्रावण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया, क्या कहते हैं? अंतःसंयंदन कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा, जल संसाधनों का कुप्रबंधन। तो अत्यधिक वर्षा जो है वो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी जल की कमी के लिए उत्तरदायी है, अगर उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो पानी की खपत ज़्यादा होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की मांग ज़्यादा होगी, जन संसाधनों का कुप्रबंधन करेंगे तो भी पानी की कमी होगी। तो क्या अधिक वर्षा से जल की कमी होगी? बढ़ेगा ये तो ये यहाँ पर उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है। बिल्कुल सही नहीं है ये। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये भी सही नहीं है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, ये भी सही नहीं है। घटती बढ़ती रहती है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, ये सही है। विश्व में जल की जो कुल मात्रा है वो उतनी रहेगी। अगर जैसे मान लो नदी में पानी है, नदी के पानी की वाष्प बन गई, तो वाष्प हवा में है लेकिन पानी की मात्रा तो कम नहीं हुई। उस वाष्प को और पानी को मिलाएं तो नियत रहती है, यानी संरक्षित रहती है। संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भूमजल और जल स्तर को देखते हुए एक चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। तो ये यहाँ पर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। ये यहाँ पे हमारे सामने चित्र है। यहाँ पर देखो ये बादल हैं, ये हैंडपंप है, ये नदी है, ये बारिश हो रही है, बारिश से पानी वापस ज़मीन में जा रहा है, ये भूमजल है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये बादल हैं। ठीक है, तो भूमजल और भूमजल स्तर को देखते हुए चित्र में चिन्हित कीजिए। तो ये चिन्हित किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन के अभ्यास के प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखना, समझना, कॉपी में करना, लिखना और याद करना। धन्यवाद।